खर्चा हुआ है, क्या वो उचित हुआ है, क्या वो सही है, इन सब बातों की जानकारी कौन रखता है? तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो आइए देखते हैं भाई कि इनके बारे में क्या बात लिखा है। तो हम बात कर दें कि अनुच्छेद 148, भाई मेरे अनुच्छेद 148 में क्या लिख रखा है इसे ध्यान रखेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 148 में क्या लिखा है कि सीएजी के पद का उल्लेख, इतना ध्यान रखेंगे कि सीएजी के पद का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 148 में है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। क्या लिखा है मेरे भाई, इसे ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में सीएजी के पद की योग्यता का उल्लेख नहीं होता, इतना ध्यान रखेंगे। यानी पद तो हो गया कि अनुच्छेद 148 में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति होगा जो भारत सरकार के खर्चों का लेखा जोखा तैयार करेगा और उसकी जांच करेगा, जिसको हम कहते हैं सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, अब ये तो बात हो गई, लेकिन कौन बनेगा सीएजी, कौन बनेगा सीएजी, इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं है। समझ रहे मेरे भाई, यानी जो सीएजी के पद की योग्यता है ना, उस योग्यता के बारे में संविधान में कुछ स्पष्ट लिखा नहीं है। समझ रहे हैं ना, किसी भी अनुच्छेद में उसकी योग्यता का निर्धारण नहीं है। लेकिन 1971 के सीएजी पावर एंड ड्यूटी एक्ट बनाया गया था। 1971 में सीएजी पावर एंड ड्यूटी एक्ट बनाया गया और इसके तहत जो सीएजी है उसकी योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार वापस आप सुन लें कि सीएजी के पद का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 148 में है। क्या होता है सीएजी, कौन होता है सीएजी, तो जो सीएजी होता है वो भारत सरकार के खर्चों का लेखांकन करता है, खर्चों की ऑडिटिंग करता है, उसको जांचता है, उसको देखता है। ये सीएजी का कार्य है, आगे देख लेंगे, है ना। उसके बाद अगर हम बात कर दें कि सीएजी के पद की योग्यता क्या होती है, तो योग्यता के बारे में संविधान मौन है, यानी संविधान में लिखा हुआ नहीं है। किंतु 1971 में सीएजी पावर एंड ड्यूटी एक्ट बनाया गया था और इसके तहत जो सीएजी होता है, कैग बोलते हैं, इसकी योग्यता का निर्धारण किया जाता है। कितना ध्यान रखेंगे, क्या लिखा है, तो आईएएस सेवा के अधिकारी को सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी जो सीएजी बन रहे हैं वो क्या होते हैं, तो आईएएस सेवा यानी भारतीय, है ना, सिविल सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, नियुक्ति का प्रोसेस क्या होगा, तो जो सीएजी है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। मगर राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर सीएजी की नियुक्ति करते हैं। यह अनुच्छेद 148 में लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो एक बार वापस सुन ले क्या लिखा है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का उल्लेख है। सीएजी के पद की योग्यता तो नहीं दिया है। अब योग्यता का निर्धारण 1971 के सीएजी पावर एंड ड्यूटी एक्ट से होता है, जिसके तहत ये आईएएस सेवा के अधिकारी होते हैं। अब ये आईएएस सेवा के अधिकारी हैं तो इनकी नियुक्ति 148 के तहत मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जब इनकी नियुक्ति करेंगे तो नियुक्ति के संबंध में जो राष्ट्रपति है ना, वो वारंट या फिर अधिपत्र या नियुक्ति पत्र जारी करते हैं, गजट निकालते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखो जरा, ये तो हो गया भैया सीएजी का पद। अब आगे देखते हैं कि इनकी शपथ क्या होती है। जो सीएजी है ना, इसके शपथ का उल्लेख कहाँ है, तो सीएजी एक अधिकारी होते हैं और जितने अधिकारी हैं लगभग, है ना, संवैधानिक अधिकारी हैं, उनके शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। इतना ध्यान रखेंगे। जो मंत्री हैं, जितने भी मंत्री है उनका भी शपथ कहाँ पे है, तो अनुसूची 3 में है। तो क्या लिखा है, सीएजी के शपथ का उल्लेख, है ना, तो सीएजी को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति भी कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा। शपथ भी कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, जिसका उल्लेख अनुसूची 3 में है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी सीएजी के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है।
अब देखिए अनुसूची 3 के अंतर्गत ये किस बात की शपथ लेते हैं, तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। किस बात की लेंगे, तो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है कौन, सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेते हैं। अब आओ भैया, अब ये तो हो गया कि शपथ कहाँ से लेगा, तो अनुसूची 3 के तहत लेगा। किस बात की लेगा, तो संविधान के प्रति निष्ठा का लेगा, है ना। और शपथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किसकी सिफारिश पे करेंगे, तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे करेंगे। इतनी बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, कार्यकाल के बारे में अगर हम बात कर लें कि सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, तो सीएजी के कार्यकाल के बारे में संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ नहीं है, यानी संविधान में ये उल्लेख नहीं है कि सीएजी कितने साल रहेंगे पद पे। लेकिन क्या है कि सीएजी के लिए 1971 का सीएजी पावर एंड ड्यूटी एक्ट बनाया गया था, तो उसके तहत इनकी कार्यकाल और योग्यता का निर्धारण किया गया है। इतना ध्यान रखेंगे कि सीएजी के कार्यकाल और योग्यता का निर्धारण 1971 के सीएजी पावर एंड ड्यूटी एक्ट के अनुसार निर्धारित किया जाता है। क्या लिखा है कि जो सीएजी होंगे इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो पहले हो जाए। यानी अगर कोई बुढ़ौती में बन रहे हैं, बुढ़ौती समझ रहे ना आप, कोई वृद्ध है और उनकी आयु मान लीजिए कितना हो जाए कि वो 62 साल की आयु में सीएजी बनेंगे। सुन रहे ना मेरे भाई, कि कोई भी व्यक्ति है अगर 62 साल की आयु में सीएजी बनेंगे तो मात्र 3 साल ही पद पे रहेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। कोई व्यक्ति है 60 साल की उम्र में बनेंगे तो मात्र 5 साल ही पद पे रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है ना 50 साल, 52 साल, 58 साल, यानी आपका 50, 52, 58 कुछ यानी सारे कुछ मिला के 59 साल तक का है, 59 साल के पहले, ये इसको हम मिटाई दें, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति 59 के पहले बन रहा है, 65 साल से छोटा है, यानी 65 साल से आयु इसकी कम है, तो वो व्यक्ति पूरे 5 नहीं 6 सालों के लिए पद पे रहेगा। इसी को ध्यान रखेंगे। यानी जो सीएजी के कार्यकाल की बात कर दे तो वो तो 6 साल तक का होगा, ठीक, अधिकतम 6 साल पद पे रहेगा, लेकिन 65 वर्ष से आयु यानी 65 से अधिक आयु तक वो पद पे नहीं रहेगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी 65 साल या 6 साल, इनमें से जो भी पहले हो जाए उतना ही कार्यकाल तक सीएजी अपने पद पे रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति है ना 63 साल में सीएजी बनेगा तो मात्र 2 साल रहेगा, 62 में बनेगा तो 3 साल रहेगा, अगर 61 में बनेगा तो 4 साल रहेगा, उसके बाद अगर 60 में बनेगा तो पूरे 5 साल रहेगा, और 59 में बनेगा तो पूरे 6 साल रहेगा। 59 से कम की अवस्था में बन रहा है तो पूरे 6 साल तक वो सीएजी के पद पे रहेगा। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब बात कर दे भैया कि सीएजी किस बात का शपथ लेता है, तो ये तो हमने देख लिया है ना, कि संविधान के प्रति निष्ठा का लेता है। कहाँ पे उल्लेख है, तो अनुसूची 3 में है। कार्यकाल कितना होगा, तो 65 साल या 6 साल, ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर आप सीएजी को हटाना चाहते हैं तो प्रक्रिया क्या होगी हटाने की, इसे हम देख लेते हैं। तो सीएजी को पद से हटाना, क्या लिखा है संविधान में कि सीएजी को उसी प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना उन्हें हटाया जाता है। यानी सीएजी के पद को सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार माना गया है कि अगर आपको सीएजी को हटाना है तो जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी आपको सीएजी को पद से हटाने में। इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या बोला है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में शामिल है। अनुच्छेद 148 में क्या लिखा है कि सीएजी को कैसे हटाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब प्रक्रिया क्या होगी, तो इस बारे में उल्लेख क्या है, देखो आप एक बात तो ध्यान रखेंगे कि ये जो महाभियोग शब्द है ना, ये शब्द सबके लिए नहीं आता है। अब क्या होता है कि अक्सर किताब वाले
है ना, महाभियोग महाभियोग कर देते हैं, लेकिन महाभियोग राष्ट्रपति के लिए ही आता है, बाकियों के लिए संविधान में यानी संवैधानिक बात कर लें तो महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। लेकिन जो लोग है ना महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, है ना, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो राज्यपाल महोदय हो गए, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो सीएजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, तो इनके लिए भी जनरली लोग महाभियोग शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो क्या लिखा है कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, सीएजी को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अच्छा भाई चलो ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा प्रक्रिया में कि संसद के किसी भी सदन में सीएजी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। समझ रहे ना, ये महाभियोग महाभियोग याद रखेंगे। महाभियोग संविधान में तो नहीं लिखा है इनके बारे में कि महाभियोग शब्द, ये शब्द जो है प्रक्रिया जो प्रोसेस फॉलो होता है उस प्रोसेस को अपन लोग जनरली महाभियोग मानते हैं, लेकिन संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए ही महाभियोग शब्द का उल्लेख है, इतना ध्यान रखेंगे। तो आपको अगर हटाना है तो संसद के दोनों सदनों में से किसी में, चाहे तो आप राज्यसभा में और चाहे तो आप लोकसभा में क्या कर सकते हैं, प्रस्ताव लाएंगे हटाने के संबंधी प्रस्ताव। अब देखो भैया, जो भी प्रस्ताव आएगा है ना, तो प्रस्ताव पे चर्चा होगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रस्ताव पे चर्चा होगा और सीएजी को भी मौका दिया जाता है कि भैया आप भी आइए अपना पक्ष रखिए। तो क्या लिख रखा है कि प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। प्रस्ताव जिस भी सदन में आया उस सदन से उसको विशेष बहुमत से पास होने की आवश्यकता होती है, इसको ध्यान रखेंगे, जिसमें उपस्थित व मतदान करने वालों सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर आप सीएजी को हटाना चाहते हैं तो आपको संसद यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रस्ताव रखना पड़ेगा। इस प्रस्ताव पे चर्चा होने के 14 दिन पहले उसे सूचना देनी पड़ेगी। प्रस्ताव पे चर्चा होगा, वोटिंग होगा और इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। पास होगा तो दूसरे सदन में जाएगा, फिर दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से ही पास होना चाहिए, और जब दोनों सदनों में पास हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीएजी के पद को रिक्त माना जाएगा, यानी सीएजी को पद से हटा दिया जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, अब देखो जरा, जो सीएजी है उसको हटाने की प्रक्रिया जटिल है और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो उसकी स्वतंत्रता निष्पक्षता को बनाए रखने में मदद करती है, इतना ध्यान रखेंगे। यानी मान लीजिए देखिए, सीएजी की नियुक्ति क्या होता है कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं सीएजी की नियुक्ति, इसको ध्यान रखेंगे। तो भले मंत्री परिषद ने सीएजी को नियुक्त करवाया है, लेकिन मंत्री परिषद चाहे भी तो भी सीएजी को पद से हटा नहीं सकती। पद से हटाने के लिए बकायदा प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, है ना। किसी भी सदन में वो प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव को पहले पास कराएंगे, वोटिंग कराएंगे, और वो भी कैसे, तो उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों से पास होगा, तभी सीएजी को पद से हटाएंगे। इसको ध्यान रखें, अन्यथा आप पद से हटा नहीं सकते हैं। ठीक मेरे भाई, अब आइए अब आगे बात कर ले कि सीएजी को वेतन भत्ते कितने मिलते हैं, इस बारे में बात कर ले हम। देखिए, तो सीएजी के बारे में बात करें कि सीएजी को मिलने वाला वेतन, अब सीएजी को आज के डेट में कितना मिलता है, तो 2.5 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। सीएजी को कितना मिलता है, तो 2.5 लाख रुपए वेतन के रूप में मिलते हैं। अब देखिए, अगर वेतन है तो वेतन बढ़ाना है घटाना है, इसके बारे में क्या लिख रखा है कि सीएजी को मिलने वाला वेतन संसद के द्वारा तय किया जाता है। संसद तय करेगी कि सीएजी को कितना वेतन मिलेगा, और ये जो वेतन होगा ना वो संचित निधि पर भारित होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आधारित या भारित, है ना, आधारित लिखा है यहाँ पे, भारित होता है। ठीक मेरे भाई, ये भ हो जाएगा भारित। तो संसद निधि पर भारित होता है, संचित निधि पर। कौन तय करता है, तो मेरे भाई संसद तय करती है कि सीएजी का वेतन कितना होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, अब उसके बाद क्या है कि सीएजी के वेतन पर संसद में विचार विमर्श हो सकता है, बातचीत हो सकता है, बहस हो सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी सीएजी का वेतन बढ़ाना है तो इस बारे में क्या होगा कि संसद में बहस होगा, चर्चा होगी, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते कि कितने लोग बढ़ाने के पक्ष में हैं कितने नहीं है, वोट करिए
ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो सीएजी का वेतन होता है उसमें नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी सीएजी की सुविधाओं को कम नहीं कर सकते, सीएजी की है ना, सीएजी के वेतन को भी कम नहीं किया जा सकता, इसको ध्यान रखेंगे। ये बात लिखा हुआ है, तो वापस सुने, सीएजी को वेतन कितना मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए। ठीक मेरे भाई। उसके बाद क्या है कि जो वेतन होगा वो संसद तय करेगी और इनका वेतन संचित निधि पर भारित होगा। उसके बाद क्या है कि इनके वेतन में हम ना नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। नकारात्मक का मतलब क्या होता है कि आप वेतन को घटा नहीं सकते, उनकी सुविधाओं को घटा नहीं सकते। इसका लॉजिक ये है कि मान लीजिए अगर सीएजी सरकार के विरुद्ध हैं तो सरकार ऐसा ना करे कि इनका वेतन घटा दे, इनकी सुविधाएं घटा दे, सीएजी दबाव में आ जाए और सरकार के हिसाब से काम करे। इस चीज को मुक्त रखने के लिए वो इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि उनके वेतन में निगेटिव परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद है कि सीएजी के वेतन के लिए विचार विमर्श कर सकते हैं संसद में, लेकिन वोट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है कि जो सीएजी होता है वो रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद नहीं ले सकता। यानी सीएजी भारत सरकार या राज्य सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जब वो रिटायर हो जाएगा तब, यानी रिटायरमेंट के बाद वो भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं ले सकता है जो कि लाभ का पद हो। ठीक मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे। अब आइए, सीएजी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, सीएजी राज्यपाल बन सकते हैं, सीएजी उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इनका जो पद है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखते हैं भैया कि सीएजी करता क्या है। सीएजी के कार्यों का हम देख लेते हैं कि सीएजी के कार्य कौन कौन से हैं। तो कार्य देखिएगा, जो सीएजी है सरकारी खातों की लेखा परीक्षा करता है, यानी सीएजी सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, देखिए सरकारी विभाग कितने हो गए, जैसे कोई भी मंत्रालय हो गया है ना, मंत्रालय। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे सेल हो गया, गेल हो गया, जो सरकारी कंपनियां हैं, और सरकारी अन्य जो संस्थान है उनके खातों की जांच करता है, लेखा परीक्षा करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी सरकार अथवा सरकारी संगठनों के द्वारा खर्च किए जाने वाले सभी खर्चों की जांच कौन करता है? तो सीएजी करता है। उसके बाद क्या है कि वित्तीय अनियमितताओं की जांच, यानी सीएजी क्या करता है कि वित्तीय अनियमितताएं जहां पर है ना पैसे के लेन देन में घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी जांच करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। कौन? सीएजी। तो आपने सुना होगा राफेल में घोटाला हो गया, ये विपक्ष वाले राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, तो राफेल में घोटाला हो गया। भाई साहब, घोटाला हुआ होता तो सीएजी जांच करेगा, और जो सीएजी जांच करके जो रिपोर्ट तैयार करेगा उस रिपोर्ट को वेरीफाई विपक्ष का नेता करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, अभी आगे देखेंगे, है ना। तो इतना ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करेगा, जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिर क्या है कि सरकारी व्यय की जांच, सीएजी सरकारी व्यय की जांच करेगा और सुनिश्चित करता है कि जो सरकार ने पैसा खर्च किया है वो उचित और वैध है। उसके बाद और क्या काम करता है, तो सरकारी राजस्व की जांच, सीएजी क्या करेगा, तो राजस्व की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि राजस्व का संग्रह, यानी जो टैक्स का कलेक्शन है वो उचित है और अच्छा है और उसका उपयोग भी अच्छा हो रहा है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या करता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करता है। तो सीएजी जितना भी काम किया है, जितना भी जांच किया ना, उसको लेके एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे संसद या राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करेगा। अगर ये बात राज्य सरकार के लिए है तो राज्य विधानमंडल में रखवाएगा, और अगर ये केंद्र सरकार के लिए है तो संसद में उसकी रिपोर्ट को रखी जाती है। उसके बाद क्या है कि सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कौन? सीएजी। तो सीएजी का उद्देश्य क्या है? सरकारी जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे और यह भी सुनिश्चित करना है कि सरकार धन का उपयोग उचित और प्रभावी ढंग से कर रही है। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे। तो एक बार वापस देख लें कि सीएजी के पद का सृजन आखिर क्यों किया गया, कौन से ऐसे कार्य हैं जो सीएजी करता है।